आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो मतलब वीरता, त्याग और अपनी मिट्टी के लिए लड़ने के जज्बे से लबालब भरी है। हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के मशहूर युद्ध की। हाँ, हल्दी घाटी एक ऐसा नाम जो सुनते ही बहुत कुछ याद दिलाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, है ना, ये टकराव था। एक तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप का वो अदम्य साहस अपनी आजादी के लिए, और दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की वो विस्तारवादी एम्बिशंस, अपना साम्राज्य फैलाने की चाहत। सही। तारीख थी 18 जून 1576। जगह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच वो तंग दर्रा हल्दी घाटी। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी पीली है, बिल्कुल हल्दी जैसी। अच्छा। तो आज इस गहली पड़ताल का, इस डीप डाइव का मिशन क्या है? सिर्फ कहानी सुनना? नहीं, कहानी से थोड़ा आगे। मतलब ये समझना कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, क्या वजह थी, कौन सी असाधारण घटनाएं घटी, क्या रणनीतियां थी, और क्यों आज भी ये लड़ाई भारतीय इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब इसमें स्ट्रैटेजी है, भावनाएं हैं। बिल्कुल। और कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं जिन पर शायद कम बात होती है। तो चलिए फिर खोलते हैं इतिहास की इस किताब को और चलते हैं सीधे हल्दी घाटी के मैदान में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले ये समझते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। मतलब ये युद्ध अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, मुगल बादशाह अकबर अपना साम्राज्य तेजी से फैला रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा है ज्यादातर राजपूत राज्य उनके अधीन आ चुके थे किसी न किसी तरह, संधि से या फिर। हाँ, संधि से या दबाव से। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था, मेवाड़, सिसोदिया वंश। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे। मेवाड़, चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ का जो उपजाऊ मैदानी हिस्सा था वो तो 1568 में ही मुगलों के कब्जे में आ गया था, एक भयानक घेराबंदी के बाद। लेकिन मेवाड़ का पश्चिमी पहाड़ी इलाका तब भी राणा उदय सिंह के पास था, और 1572 में उनके बेटे प्रताप सिंह महाराणा बने। महाराणा प्रताप। हाँ, तो उनके आने के बाद स्थिति बदली। हाँ, क्योंकि अकबर के लिए मेवाड़ पर पूरा नियंत्रण पाना और भी जरूरी हो गया था, खासकर गुजरात तक सुरक्षित रास्ते के लिए, ट्रेड रूट, सैनिक मूवमेंट, सबके लिए। अच्छा। तो अकबर ने क्या किया? सीधे हमला? नहीं, पहले बातचीत की कोशिशें हुई। अकबर स्मार्ट थे, वो जानते थे कि युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कई दूत भेजे। 1573 में जलाल खां कुर्ची, फिर आमेर के मान सिंह। मान सिंह, वो तो खुद राजपूत थे। हाँ, यही तो बात है। मान सिंह, फिर उनके पिता राजा भगवंत दास, और आखिर में राजा टोडरमल। बड़े बड़े नाम। मकसद एक ही था, प्रताप को मनाओ कि मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लें। लेकिन प्रताप नहीं माने। बिल्कुल नहीं। उनका जवाब हर बार साफ था, मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता का सौदा नहीं करूंगा। यही इनकार, यही अड़ियलपन युद्ध का कारण बना। और फिर भूगोल का भी रोल रहा होगा, जैसा आपने शुरू में कहा। बहुत बड़ा रोल। प्रताप ने अपना बेस बनाया गोगुंदा में, पहाड़ों के बीच, सुरक्षित जगह, जबकि मान सिंह अपनी सेना लेकर मंडलगढ़ से आए। लड़ाई हुई हल्दी घाटी के पास, वो संकरा दर्रा। वो राजपूतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। क्यों? मतलब कैसे? देखिए, मुगल सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उस तंग दर्रे में वो अपनी पूरी संख्या का फायदा नहीं उठा सकते थे। फैलकर लड़ने की जगह ही नहीं थी। जबकि राजपूत, खासकर भील सैनिक, वो ऐसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के आदी थे। तो ये प्रताप की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। समझ गया। तो अब बात करते हैं दोनों तरफ की सेनाओं की, फोर्सेस की। यहाँ कितना अंतर था? अंतर तो था। मेवाड़ की सेना छोटी थी। अंदाजा है कि करीब 3000 घुड़सवार थे। 3000? हाँ, और लगभग 2000 पैदल सैनिक, 100 के करीब हाथी भी थे। और वो भील धनुर्धर, उनका जिक्र आपने किया था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। करीब 400 भील तीरंदाज, जिनका नेतृत्व राणा पूजा कर रहे थे। ये पहाड़ों से घात लगाकर हमला करने में माहिर थे। पत्थर बरसाना, तीर चलाना। कमाल है। और मेवाड़ के की लीडर्स कौन थे? सेना को कौन कमांड कर रहा था? सबसे आगे हरावल दस्ते में थे हकीम खां सूर। हकीम खां सूर, ये नाम तो अफगान लगता है। हाँ, वो अफगान योद्धा थे। ये दिखाता है कि प्रताप की लड़ाई सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं थी, ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसमें मुसलमान भी शामिल थे। उनके साथ करीब 800 लड़ाके थे।
दाईं तरफ ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तोमर अपने बेटों के साथ, बाईं ओर बीदा झाला और केंद्र में खुद महाराणा प्रताप लगभग 1300 चुनिंदा सैनिकों के साथ, और हाँ, उनका वफादार घोड़ा चेतक, जो बाद में एक लेजेंड बन गया। चेतक, हाँ, उसकी कहानी तो सुननी है। अच्छा, ये तो हुई मेवाड़ की बात। अब मुगल सेना वो काफी बड़ी थी। अनुमान अलग अलग है, पर 5000 से 10,000 सैनिक तो रहे होंगे। ओह, मतलब मेवाड़ से लगभग 3 गुना ज्यादा। कम से कम। इसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। उनके अपने 4000 कछवाहा राजपूत सैनिक थे। राजपूतों के खिलाफ राजपूत? हाँ, ये उस दौर थी, राजनीति थी। इसके अलावा 1000 और हिंदू सैनिक थे और करीब 5000 मुस्लिम सैनिक। बड़े कमांडर भी थे साथ में, आसफ खान, गाजी खान। और सबसे बड़ा फर्क, उनके पास बंदूकें थी, मैचलॉक्स, शायद कुछ हल्की तोपें भी। बंदूकें? ये तो गेम चेंजर रहा होगा। राजपूतों के पास तो तलवारें और भाले ही थे मुख्य रूप से। बिल्कुल, ये एक बड़ा टैक्टिकल डिफरेंस था, फायर पावर का अंतर। तो अब आते हैं लड़ाई पर। 18 जून 1576, क्या हुआ उस दिन? सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ, और शुरुआत में मेवाड़ की सेना ने जबरदस्त हमला किया, तूफान की तरह। हाँ, मैंने सुना है कि शुरू में राजपूत हावी थे। बहुत ज्यादा। वो इतने जोश से लड़े कि मुगल सेना की पहले पंक्तियां टूट गई, भगदड़ मच गई। एक समय तो लगा कि मुगल सेना भाग खड़ी हो गई। सच में? हाँ, अबुल फजल ने भी लिखा है कि मुगल पीछे हटने लगे थे। लड़ाई दर्रे से निकलकर पास के खमनौर गांव के मैदान तक पहुंच गई, वही जगह जिसे बाद में रक्त तलाई कहा गया। रक्त तलाई, खून का तालाब। नाम से अंदाजा लग रहा है कि कितनी भीषण लड़ाई हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन तभी जब लग रहा था कि मेवाड़ जीत रहा है, मान सिंह और मेहतर खान ने पासा पलटा। उन्होंने अपनी रिजर्व फोर्स आगे बढ़ाई। और वो अफवाह वाली बात? हाँ, मेहतर खान ने ढोल नगाड़े बजवाकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अरे, पर ये तो झूठ था। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक था, लेकिन इसने काम किया। भागते हुए मुगल सैनिकों का हौसला बढ़ा, वो पलट कर लड़ने लगे। चालाकी। और फिर बंदूकें। फिर मुगलों ने अपनी बंदूकों का इस्तेमाल शुरू किया। गोलियों की आवाज, धुआं, मेवाड़ के हाथी डर गए। वो बिदक कर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। हाँ, स्थिति बिगड़ने लगी। इसी बीच महाराणा प्रताप खुद लड़ाई के बीच कूद पड़े। उन्होंने मान सिंह के हाथी पर हमला किया। हाँ, वो किस्सा, चेतक ने हाथी पर पैर टिका दिए थे। बिल्कुल। प्रताप ने भाला मारा, मान सिंह बच गए, पर महावत मारा गया। फिर प्रताप ने बहलोल खान नाम के एक मुगल कमांडर को, कहते हैं, घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। बाप रे, जबरदस्त वीरता। वीरता अद्भुत थी, इसमें कोई शक नहीं। प्रताप का व्यक्तिगत शौर्य कमाल का था, लेकिन संख्या बल कम था और मुगल फायर आर्म्स का जवाब नहीं था। धीरे धीरे मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। दबाव पड़ता जा रहा था। हाँ, राजपूत बहादुरी से लड़ रहे थे, पर कब तक? और यहीं पर वो कहानियां सामने आती हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। झाला मान की कहानी। हाँ, झाला मान सिंह या बीदा झाला। जब उन्होंने देखा कि महाराणा प्रताप घायल हो गए हैं और दुश्मन उन्हें घेरने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रताप का राजसी छत्र, जो राजा की पहचान था, वो खुद अपने सिर पर धारण कर लिया। अरे, ताकि मुगल सैनिक धोखा खा जाएं। बिल्कुल। मुगल सैनिकों को लगा कि यही प्रताप है। वो सब झालामान पर टूट पड़े और इस तरह उन्होंने प्रताप को सुरक्षित निकलने का मौका दिया। खुद शहीद हो गए। क्या बलिदान! अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी। ये त्याग की पराकाष्ठा थी, स्वामी भक्ति का अद्भुत उदाहरण। और फिर चेतक, प्रताप का वो घोड़ा। चेतक, हाँ, युद्ध में मान सिंह के हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी थी, उससे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर भी वो भागा। हाँ, सोचिए, इतना घायल होने के बावजूद चेतक अपने स्वामी घायल प्रताप को लेकर दौड़ा। लोक कथाओं में आता है कि उसने एक नाला पार किया था। हाँ, करीब 22 फुट चौड़ा बरसाती नाला एक ही छलांग में पार कर लिया। पीछे आते मुगल सैनिक वहीं रुक गए। और फिर प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर चेतक ने दम तोड़ दिया। आज भी बलीचा गांव के पास चेतक की समाधि है, स्वामी भक्ति का प्रतीक। रोंगटे खड़े हो गए। झालामान, चेतक, और भी तो कई वीर शहीद हुए होंगे। अनेक। हकीम खान सूर, रामशाह तोमर अपने 3 बेटों के साथ, भीम सिंह डोडिया, लिस्ट लंबी है। सबने अपनी जान दे दी मेवाड़ के लिए। तो आखिरकार युद्ध का नतीजा क्या रहा? मतलब जीता कौन? ये
थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये सीधा सवाल नहीं है। देखिए, अगर आप सिर्फ मैदान की लड़ाई देखें तो वो मुगलों की टैक्टिकल विक्ट्री थी, सामरिक जीत। उन्होंने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया। लेकिन प्रताप तो बच निकले। यही बात है, मुगलों का मुख्य स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उनका असली मकसद प्रताप को पकड़ना या अधीन करना था, वो पूरा नहीं हुआ, तो इस लिहाज से वो हारे। अच्छा, और नुकसान? कितने लोग मारे गए? इस पर भी अलग अलग आंकड़े हैं। अबुल फजल ने कहा 150 मुगल और 500 मेवाड़ी। बदायूनी जो खुद लड़ाई में थे, उन्होंने कुल 500 मौतें बताईं, ज्यादातर मेवाड़ी। पॉइंट ये है कि दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। मुगल सेना भी बुरी तरह थक गई थी, इसीलिए उन्होंने प्रताप का ज्यादा पीछा नहीं किया। और यहीं से प्रताप की असली कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, हार ना मानने की कहानी। बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी। पहाड़ों में रहकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, छापामार लड़ाई। मतलब छिपकर हमला करना। हाँ, मुगल चौकियों पर अचानक हमला करना, रसद लूटना और फिर पहाड़ों में गायब हो जाना। उन्होंने मुगलों को चैन से नहीं बैठने दिया। उन्हें भामाशाह जैसे लोगों से आर्थिक मदद ही मिली। भामाशाह? हाँ, उनका नाम भी सुना है। तो प्रताप ने अपनी सेना फिर से खड़ी की। और कमाल की बात यह है क्या कि अपनी मृत्यु तक 1597 तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का लगभग सारा हिस्सा वापस जीत लिया था। सच में? ये तो जबरदस्त बात है। हाँ, तो हल्दी घाटी का मतलब क्या हुआ? उस दिन की हार शायद उतनी बड़ी हार नहीं थी। उसने ये दिखा दिया कि मुगल सेना अजेय नहीं है और विल पावर के सामने बड़ी सेना भी कुछ नहीं। तो हल्दी घाटी की विरासत क्या है आज? मतलब हम उसे कैसे याद करते हैं? हल्दी घाटी आज सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं है, ये राजपूत वीरता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। इससे अक्सर मेवाड़ का थर्मोपाइली कहते हैं। थर्मोपाइली? वो ग्रीस वाली लड़ाई? हाँ, जहाँ छोटी सी स्पार्टन सेना ने विशाल फारसी सेना का सामना किया था। ये तुलना उस हिम्मत और जज्बे को दिखाती है। सही। वहाँ म्यूजियम है, प्रताप की मूर्ति है, चेतक की समाधि, ये सब उसी इतिहास की याद दिलाते हैं। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ कुछ नैरेटिव्स में इसे अलग रंग भी दिया गया है। कभी हिंदू मुस्लिम संघर्ष बना दिया गया। हाँ, ये मैंने सुना है। जबकि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मुख्य रूप से राजनीतिक स्वायत्ता की लड़ाई थी, अपनी आजादी बचाने की लड़ाई। तो ये थी हल्दी घाटी की कहानी, एक ऐसी लड़ाई जहां मिट्टी का रंग ही नहीं, योद्धाओं का खून भी इतिहास लिख गया। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी संघर्ष का महत्व केवल उसकी तात्कालिक जीत या हार से तय होता है, या फिर उस संघर्ष के पीछे के आदर्शों और उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत से? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, सोचने के लिए। उम्मीद है हल्दी घाटी पर हुई ये गहरी बातचीत आपके लिए जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।